साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तिब्बतिया पर। हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए फिर कुछ नई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो विशेष हिस्सा होती हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में जो इस समय देश में विदेशों में क्या हो रहा है। आइए चलते हैं। साथियों देखते हैं प्रथम बिंदु। यहाँ प्रश्न के रूप में मैं आपसे बोलूँगा, आप समझ सकते हैं कि बताइएगा प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब है गीतकार व लेखक जावेद अख्तर। इस स्लाइड से यदि हमें दूसरा प्रश्न उठाना हो तो पूछा जा सकता है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ आपको जवाब मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष तथा मानव निर्माण के मूल्यों में विकास एवं उनमें योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। हम बात कर सकते हैं यहाँ ये भी कि बताइएगा प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कब शुरू किया गया और किस देश की सरकार इसे देती है। तो यहां आपको ध्यान देना है, प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है और यह दिया जाता है जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ फिर भी मैं यही कहूँगा कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो आपका जवाब बनेगा जावेद अख्तर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपने यहाँ राज्य गीत का दर्जा दिया। प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा ने। यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जवाब होगा नवीन पटनायक। प्रश्न ये भी होगा कि वंदे उत्कल जननी जिसे हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य सरकार ने जो है राज्य गीत का दर्जा दिया है, इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत। यानी कि स्लाइड 2 में भी 3 प्रश्न निकलते हैं, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न सबसे अति महत्वपूर्ण यही है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य गीत को अपनाया है। तो यहाँ उड़ीसा राज्य ने, और जो बोल हैं वो हैं वंदे उत्कल जननी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ प्रश्न संख्या 3 पर आप ध्यान दें, जो बिंदु 3 है इसको आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष दुनिया भर में कितने लोगों की संख्या को गरीबी रेखा से नीचे जाने की उम्मीद जाहिर की। तो साहब इसका जवाब है 4.9 करोड़। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि इस वर्ष 2020 में 4.9 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अत्यधिक गरीब होंगे, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होंगे, और कारण वही कोविड-19 कोरोना महामारी। देखते हैं कि बिंदु 4 क्या बताता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो कि 12 जून को मनाया जाता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 12 जून को घोषणा की बाल श्रमिक विद्या योजना की। आखिर क्या है बाल श्रमिक विद्या योजना। साथियों, बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो अन्य राज्य से वापस उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े या वो स्कूल जाने से वंचित रह जाएं, इसके लिए ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का आरंभ किया है। एक अति महत्वपूर्ण कदम है। पूछा जा सकता है कि किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना आरंभ की गई। आपका जवाब होना चाहिए उत्तर प्रदेश। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए 12 जून। यह सवाल तीसरे बिंदु से अति महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए पांचवा प्रश्न या पांचवा बिंदु आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो आप जवाब देंगे अनमोल नारंग। अनमोल नारंग पहली भारतीय महिला हैं जो अमेरिकी सैन्य अकेडमी से जिन्होंने ग्रेजुएट किया है। यहाँ बिंदु 6 में यदि प्रश्न की बात करें तो पूछा जा सकता है कि बताइए अमेरिका की प्रथम हिंदू सांसद कौन हैं। तो यहाँ आप जवाब देंगे तुलसी गबार्ड। ये अमेरिका की पहली हिंदू सांसद हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता को किसने मुश्किल समय में निश्चिंतता, शक्ति और शांति का मार्ग बताया। तो इसका जवाब भी आप देंगे हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका सीनेट में सांसद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ और जानकारी। न्यूजीलैंड देश को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। तो आप जवाब देंगे वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डन ने। यहाँ दो प्रश्न निकलते हैं कि हाल ही में जून माह में किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त होने की घोषणा की। जवाब आएगा न्यूजीलैंड। प्रश्न हो सकता है कि न्यूजीलैंड की इस समय महिला प्रधानमंत्री हैं, कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है। तो आपका जवाब रहेगा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल हज यात्रा रद्द करने का विचार कर रहा है। तो साथियों इस सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस समय कह दिया है कि मक्का मदीना की जो यात्रा होती है, दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान, पवित्र स्थान जो इस्लाम में माने जाते हैं, वो सऊदी अरब में हैं, कि उसके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इस पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि कोरोना महामारी को चलते यह निर्णय लिया गया है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं स्लाइड 9 में कि पूछा जा सकता है कि किस देश ने जून माह में श्वेत पत्र जारी किया। तो इसका जवाब रहेगा चीन। और क्यों जारी किया या श्वेत पत्र के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें कि चीन ने श्वेत पत्र जारी कर जो कोविड-19 वायरस के लिए पूरा विश्व चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहाँ चीन ने इसको डिनाई किया है। उसने श्वेत पत्र जारी करके ये जानकारी दी कि कोविड-19 को लेकर के किसी भी प्रकार की जानकारी विश्व से नहीं छुपाई गई है। और इसी बात को लेकर के पूरा विश्व अमेरिका सहित चीन से नाराज है, लेकिन चीन ने श्वेत पत्र जारी कर यह घोषणा की कि किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया और समय पर सभी बातें बता दी गई थी। आगे देखते हैं कि बिंदु 10 क्या कहता है। साथियों बिंदु 10 में लिखा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो वर्ष का वाणिज्यिक सालाना सम्मेलन होता है, उसका आयोजन कहाँ हुआ। तो यह हुआ कोलकाता में। यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर पहली बार प्रधानमंत्री ने कहाँ संदेश दिया, कहाँ बात की। तो इसका जवाब भी है कोलकाता। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री का विशेष जो भाषण था, विशेष संदेश देना चाहते थे, वो था आत्म भारत अभियान को लेकर के। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य यही है कि हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हों, किसी भी देश पर निर्भर ना रहें, किसी भी चीज़ के लिए कम से कम आयात हो और पूर्णतः स्वयं में मजबूत रहें। आइए देखते हैं स्लाइड 11। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा NIRF क्या है। तो सबसे पहले समझें, N नेशनल, I इंस्टीट्यूशन, R रैंकिंग, F फ्रेमवर्क, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के ओवरऑल इंडिया रैंकिंग जारी करने में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना। जो डिग्री कॉलेज हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी साइंस के कॉलेज हैं, जितने भी IITs हैं, IIM हैं भारत के, उनमें चुना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान इस वर्ष में कौन सा रहा। और यही काम करता है नेशनल
इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब 2020 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला वो आया है IIT मद्रास, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जो चेन्नई है वो प्रथम रहा। दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर रहा है और तीसरा स्थान IIT दिल्ली का रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जो स्लाइड 12 है उसके अंतर्गत आप सीख सकते हैं कि ईरान में फंसे 233 भारतीयों को वापस लाया INS शार्दुल। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र सेतु अभियान क्या है। साथियों, समुद्री जहाज़ों के द्वारा विदेशों में फंसे नागरिकों को कोरोना महामारी संकट के चलते वापस हिंदुस्तान लेके आना एक बड़ी समस्या थी और इसी को पूरा कर रहा है समुद्र सेतु अभियान। अर्थात समुद्र सेतु अभियान का जो उद्देश्य है वो है पानी के जहाज़ों के द्वारा विदेशी में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस हिंदुस्तान लेके आना। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि समुद्र सेतु अभियान क्या है। आगे देखें, जून माह में जो बरूंडी देश है उसके राष्ट्रपति का हृदय आघात से निधन हुआ, जिनका नाम है पियरे नकुरुंजीजा। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया जो इस समय पद पर थे, या पियरे नकुरुंजीजा कौन है? तो यह बरूंडी के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पॉइंट 14 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोनार झील कहाँ है? पूछा भी जा चुका है, पेपरों में आता है। प्रसिद्ध लोनार झील कहाँ है? आप जवाब देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कौन सा जिला है? बुल्ढाना जिला। हाँ, पूरी जानकारी ले लेते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 500 किलोमीटर होना चाहिए, 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में स्थित प्रसिद्ध लोनार झील चर्चा का विषय बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वहाँ का जो पानी था वो अचानक गुलाबी हो गया है। इस कारण से या पूछा जा सकता है कि हाल ही में या जून के माह में या वर्ष 2020 में किस झील का जो पानी था वो अचानक गुलाबी हो गया। तो हम जवाब देंगे लोनार झील, बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र। यहाँ ये ज़रूर याद रखें कि आपको जो पढ़ना है ये यहाँ किलोमीटर में पढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अब ऐसा हुआ क्यों। आइए जान लेते हैं। इसका कारण जो विशेषज्ञों ने माना है वो माना है कि जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो, और ख़ास तौर से जो शैवाल हैं, शैवालों को लेकर के माना गया है। वहीं इस झील के विषय में ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस झील का जो निर्माण है वो 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। एक विशाल उल्कापिंड जब पृथ्वी से टकराया तब यह झील बनी, और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 1.2 किलोमीटर है। यह विशेष जानकारी साथियों पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको, मैं समझता हूँ कि ज़रूर आप तैयार करेंगे सवाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिएगा। आप नोट्स बना लीजिए, लिख के करेक्शन जरूर रखें। जो मीटर की जगह किलोमीटर बनाया है उसे ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखेंगे कि बुल्ढाना जिले में पड़ती है महाराष्ट्र के में लोनार झील, जिसका ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी झील भारत के अंदर है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। ठीक है, तो वो है लोनार झील। आगे देखिएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के जवानों के लिए चीन से लगी सीमा पर जो चौकी हैं उनमें एक ऐसी पहली चौकी का निर्माण हो रहा है जिसका जो टेम्परेचर है वो 22 से 28 डिग्री रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ऊंचाई पर ये चौकियाँ हैं। सीमा जो लगती है भारत की तिब्बत सीमा पुलिस जो जहाँ रहती है, और वहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ लीजिएगा, -40 डिग्री रहता है। -40 में तो जीरो पे बर्फ़ ही बनने लगती है, -40 पे क्या हाल होगा। तो जो -40 रहता है तो वहाँ, और ऐसी 180 चौकियाँ बनाने का निर्णय है सरकार का, जिसमें समय लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहली जो चौकी है उसका निर्माण हो रहा है, जिसका तापमान 22 से 28 डिग्री रहेगा। सैनिकों के लिए जो आवश्यक सामान है, आवश्यक खान पीन का सामान है, वस्तुएँ हैं, या उन्हें सुरक्षा देगा, तो वह यही
तापमान दे सकता है, क्योंकि साथियों हम सब जानते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस पर रहना कितना मुश्किल है। हम 5 डिग्री सेल्सियस पर सर्दी सहन नहीं कर पाते, लेकिन हिंदुस्तान के वो जवान जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हुए चीनी सैनिकों से लड़ते हैं और विजय हासिल करते हैं, यही हमारे मस्तक को ऊंचा करते हैं। जय माँ भारती, जय हिंद, जय भारत। साथियों, ऐसे ही सैनिकों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, हर प्रकार की मदद के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो की है वो भी आगे आने वाली है, वो आप देखेंगे। भारत ने जून माह में किस दवा के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिए? तो बड़ी फेमस है, ये तो सब जानते हैं इसको, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अर्थात HCQ जो दवा है, जिसका प्रयोग कोरोना महामारी को चलते हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः पूछा जा सकता है कि जो HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यह दवा वैसे बनी है विशेषतः मलेरिया के लिए, लेकिन जब कोरोना में इसका जो प्रभाव देखा गया मरीजों पर, लोग सही हुए, तो इसका पूरे विश्व ने मांग की भारत से, और भारत ने भी दुनिया के तमाम देशों को इस दवा का निर्यात किया। लेकिन भारत में कोरोना बढ़ने की वजह से इसको रोक दिया गया था। अब जून माह में इसके निर्यात से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। साथियों, मैं बात कर रहा था महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वो यहाँ से शुरू है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, यह जारी करता है परमाणु बमों के विषय में रिपोर्ट जारी करता है। यह बताता है केमिकल वेपन्स के विषय में कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, कितने परमाणु हथियार हैं, और कौन कौन से देश हैं, कितनी संख्या है। दुनिया में नाम तो है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शांति के लिए अनुसंधान करने वाला संस्थान, परंतु जो दुनिया की सबसे घातक चीज़ है, जो दुनिया को कभी भी समाप्त करने के लिए काफ़ी है, वो है परमाणु बम, और उसी के विषय में रिपोर्ट जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछ लिया जाता है कि परमाणु बमों के विषय में जानकारी कौन देता है? बहुत विशेष जानकारी है, गहनता से समझें और सुनें। दुनिया में कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम हैं। 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, जिन्हें हम 193 राष्ट्र बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूएनओ के मेंबर नहीं हैं। दुनिया में तमाम देशों में केवल 9 ऐसे देश हैं, 9 कंट्रीज ओनली इन ऑल वर्ल्ड, जिनके पास परमाणु बम हैं। अब वे हैं कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। लिख लीजिएगा सब चीज़ें, क्योंकि विशेष मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी के लिए वीडियो बनी है जो आप 17वां सवाल देख रहे हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे अभी अगली स्लाइड में हम। यहाँ अगर हम बात करें कि दुनिया में कुल कितने परमाणु हथियार हैं, कितने परमाणु बम हैं, तो बड़ा आसान सा जवाब रहेगा 13,400। यह 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। सभी देशों में जो कुल 9 देश हैं, उनके पास परमाणु हथियारों की जो संख्या है टोटल, वो है 13,400। और यदि बात करें कि स्टॉकहोम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास हैं, तो इसमें पहला नंबर है रूस का, जिसके पास 6,375 परमाणु बम लेकर के यह परमाणु बम की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। आइए अमेरिका के विषय में जान लीजिएगा। अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियारों का जखीरा है। जी हाँ, यह दूसरे स्थान पर है। तो सबसे अधिक परमाणु बम है रूस के पास और दूसरे स्थान पर है अमेरिका के पास। इनमें जो अमेरिका है उसके पास 5800 परमाणु हथियार हैं। आगे देखते हैं, विशेष जानकारी है, ये नोट करते रहिएगा। यदि हम बात करें इस स्थान में जो तीसरे स्थान पे आता है इस क्रम में, तो तीसरे स्थान पे आता है चीन। चीन के पास 2020 में, मैं यहाँ निशान नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि आप बिल्कुल साफ देखें ताकि आप लिख सकें, चीन के पास 2020 में 320 परमाणु हथियार हैं इस समय, परंतु 2019 में इनकी संख्या
290 बताई गई थी और इस समय 320 हो गई है। तो इसमें जो है संख्या परमाणु बमों की बढ़ी है। यदि हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस के पास 290 इस समय परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास 215 हैं और यह क्रमागत रूप से आप समझ सकते हैं, पहला नंबर रूस का था, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर चीन रहा, चौथे नंबर पे रहा फ्रांस और पांचवें पे ब्रिटेन है 215 परमाणु बम के लेकर। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पास वर्ष 2019 में 150 से 160 परमाणु हथियार थे, परंतु 2020 में भी इनकी संख्या 160 ही रही। चलो गनीमत है कि अब आगे इनकी संख्या इतनी रहेगी, क्योंकि इस देश ने कोई नया परमाणु बम नहीं बनाया है, ना ही इसकी औकात है, क्योंकि इसका जो मुद्रा है वही इसके पास नहीं है, इसकी योजनाएं सब विफल रही हैं, जगह जगह ये कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पास 160 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी सी बात ये तो समझनी ही पड़ेगी कि भारत से तो अभी भी इनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन अगर तरक्की रहेगी तो ये यहीं रुके रहें तो भारत निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा, अपने आप को इसमें और क्रम में ऊपर लेके जाएगा। आगे देखते हैं। 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे जब 2020 शुरू हुआ, यानी कि स्टॉकहोम रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो ये कहना चाहती है कि अब भारत वर्तमान यदि जून माह की बात करें तो 150 से आगे निकल गया होगा। ये 2020 के शुरुआत की बात है, परंतु 2019 में जो इनकी संख्या थी वो 130 से 140 बताई गई थी। पाकिस्तान की 150 से 160 थी, जो अभी भी वही है, लेकिन भारत की 140 बताई गई थी 2019 में, और 2020 में भारत पहुंचा है 150 के पास। अर्थात भारत में भी नए परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ है। यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप फिर देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, परंतु वह अभी रुका हुआ है। अब तक का जो भी विवरण आपको दिया गया है वो 7 देशों के विषय में है। अभी 2 देश बचे हैं जिनके विषय में यहाँ नहीं लिखा गया है, परंतु आप सुन लीजिए। जो इजराइल है उसके पास 90 परमाणु बम हैं और जो उत्तर कोरिया है उसके पास 40 परमाणु बम हैं। अंतिम रूप से सबसे कम जो है वो उत्तर कोरिया के पास है 40, उत्तर कोरिया से ज़्यादा इजराइल के पास 90। फिर नंबर आता है भारत का। भारत के पास जो है इनकी संख्या वो है 150, पाकिस्तान के पास है 160, ब्रिटेन के पास 215, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 320, अमेरिका के पास 5800 और रूस के पास 6375। यह बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ऊपर रूस और सबसे नीचे उत्तर कोरिया है। साथियों, फिर मुलाकात होगी, दीजिएगा अनुमति। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग का करना चाहते हैं और आप कहीं भी निकटवर्ती रहते हैं जनपद बुलंदशहर में, तो आप सिकंदराबाद रोड, गुलाउठी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट्स करें। यदि आपको मोबाइल नंबर लेना है, आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, संस्थान को ज्वाइन करना चाहते हैं तेवतिया क्लासेस में, और साथियों एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देते हैं। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।